तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मंडे, वीक का पहला दिन, संडे। उम्मीद है आप लोगों की अच्छी रही होगी। कोरोना का केस बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ठंड ज़्यादा थी और पिछले सैटरडे रात से थोड़ी सी तबीयत ढीली है। थोड़ा ठंड भी लग रही है और सुस्ती भी है, सर में दर्द भी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं नहीं दफ्तर में, तो काम भी ज़रूरी था, तो इसलिए चला आया। तो फिर मैंने कहा कहानी भी सुना ही देता हूँ आपको। तो कुल मिलाकर एक तो कोरोना के इतने सारे केसेस, नए वेरिएंट, जिधर देखो लोगों की रिपोर्ट आ रही है, लोग कम हैं, तो एक अजीब सा कुल मिलाकर माहौल है। लेकिन ठीक है, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, तो ये भी आया है, गुजर जाएगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर सीधे। कई बार मैंने ये पहले भी आपसे कहा है कि जो मुजरिम होते हैं, क्रिमिनल, कुछ ऐसे होते हैं जो पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं। मतलब उनको बस करना है क्राइम, उसी रास्ते पे चलना है। कुछ हालात के मारे होते हैं। हालात कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको क्रिमिनल बना देता है। कुछ ऐसे हों जिनको कानून क्रिमिनल बना देता है, मतलब खुद पुलिस, अदालत, हमारे सिस्टम। आज की कहानी से पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की जुडिशल सिस्टम एक शख्स को 1 साल पहले इंसाफ दिला देती, तो शायद आज वो एक आज़ाद शहरी होता और एक क्रिमिनल न कहलाता है, कातिल नहीं कहलाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िला के, रतलाम की है बल्कि उज्जैन के पास है, तो वहाँ की ये कहानी है। इसी महीने की 4 जनवरी को, आज 10 से 6 दिन पहले की बात है, इस इलाके में एक खेत पर रात का वक्त था। अच्छा, रात का इसलिए कि मैं अपने देश में बिजली की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो अलग अलग हैं। आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बिजली नहीं है, बहुत सारे जगह पे टाइम के हिसाब से आती है। तो इस जहाँ की कहानी सुना रहा हूँ, रतलाम में, यहाँ आमतौर पे जो खेती बाड़ी और तमाम गाँव में जो बिजली आती है वो रात 2 बजे तक आती है। तो उसी वक्त ज़्यादातर लोग अपना काम करते हैं, जैसे सिंचाई और बाकी चीज़ों के लिए। तो इस इलाके में बिजली रात 2 बजे तक आती थी, तो लोग सिंचाई के लिए मोटर पंप और ये सब चलाने का काम देर रात करते थे और आराम से सुबह उठते थे। तो 4 जनवरी की रात को तमाम किसान गए अपनी सिंचाई के लिए, वहाँ पे काम कर रहे थे। इसी में से एक और शख्स जाता है। जैसे ही वो खेत में पहुँचता है, अपने मोटर का स्विच ऑन करता है, एक तेज़ ज़ोर का धमाका होता है और उस धमाके में उस शख्स की मौत हो जाती है। उसका नाम था लाल सिंह। अब मोटर चलाते ही जो धमाका हुआ, उस धमाके की गूंज बहुत दूर तक सुनाई थी। ऐसा लगा कोई ब्लास्ट हुआ है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अब जिस शख्स की ये ज़मीन थी, खेत, उसके चीथड़े उड़ गए। धमाका इतना ताकतवर था। पुलिस तक खबर पहुंची, पुलिस आई, तब तक सुबह हो गई थी। जहाँ पे धमाका हुआ वहाँ पे काफ़ी गड्ढा हो गया था। अब एक तरह से पहले तो हैरान ये लोग कि यहाँ धमाका कैसे, यहाँ ब्लास्ट कैसे, क्योंकि इस इलाके का टेररिज्म, आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। तो ये मसला क्या है? अब पुलिस के लिए भी बड़ी अजीब बात कि एक ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, और वो भी खेत के अंदर। तो ये सब क्यों, कैसे? अभी पुलिस ये सारी तफ्तीश कर रही थी और सोच रही थी कि ये हुआ कैसे, इसके पीछे राज क्या है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस को लगा कि ये बड़ा अजीब सा केस है। पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम का ऐलान भी कर दिया कि जो भी इस केस को सुलझाएगा और बताएगा तो उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब जिस खेत में ये धमाका हुआ था, वो खेत लाल सिंह नाम के शख्स का था और मौत भी लाल सिंह की हुई थी, क्योंकि मोटर भी उसी ने ऑन किया था। अब कत्ल के तमाम तरीके होते हैं। दुश्मनी हो तो अजीब अजीब तरीके से लोग मारते हैं, लेकिन एक दूर दराज के इलाके में, एक गांव में, एक खेत में एक ब्लास्ट हो, धमाका हो और उसमें ऐसे चीथड़े उड़ जाए, तो ऐसी किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस को ये बात जो है वो परेशान कर रही थी कि ये क्यों और कैसे हुआ।
इसी दौरान तफ्तीश के पुलिस को वहाँ आसपास में जो सारे टुकड़े मिले, फॉरेंसिक की टीम आई तो पता चला कि वो जेलेटिन और डिटोनेटर के टुकड़े हैं। अब जेलेटिन आपको याद होगा, इससे पहले मुकेश अंबानी एंटीलिया के बाहर जो गाड़ी में जेलेटिन की छड़ें मिली थी जिसमें सचिन वाजे अंदर हैं, तो जेलेटिन और डिटोनेटर ये असल में वो विस्फोटक सामग्री है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जो आमतौर पे लोग ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लीगली, जैसे कहीं पे पहाड़ के चट्टानें तोड़नी है, माइनिंग्स के लिए, तो इसके लाइसेंस मिलते हैं और इसी हिसाब से खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ब्लास्ट के काम में आता, माइनिंग्स और इन सारी चीज़ों में। अब यहाँ पे जब मिला तो पुलिस वालों का सर घूमा कि ये क्या मसला है, एक खेत के अंदर जिलेटिन डेटोनेटर यहाँ कैसे आया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन बीत गए। अब ये गांव का इलाका, यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि सीसीटीवी कैमरा कुछ पता चले, तो वो सारी चीज़ें भी जो फॉरेंसिक और टेक्निकल जो सारी सहूलियत शहरों में है वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये कत्ल हुआ, जिस तरीके से धमाके में लाल सिंह की मौत हुई, वो पुलिस को परेशान कर रही थी कि जो भी था वो चाहता था कि बड़ी मतलब बेरहम मौत उसे दे, और उसने वैसे ही किया था। अब इस दौरान में आसपास और हेडक्वार्टर से पुलिस ये भी पता कर रही है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई इस तरह का गैंग हो यहाँ पे, या कोई इस तरह का टेररिस्ट ग्रुप हो, कोई मॉड्यूल हो जो यहाँ पे एक तरह से रैकी कर रहा है या फिर एक ट्रायल ले रहा हो। लेकिन ऐसा भी कोई इनपुट नहीं मिला। तफ्तीश आगे बढ़ती रही। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि इस खेत के अंदर उसी दिन रात को 4 तारीख को, जब 4 जनवरी को ये सारी चीज़ें हुई, तो एक शख्स था उसी गांव का जो वहाँ पे गुजरता हुआ दिखाई दिया। और इस शख्स की जब पहचान हुई तो पता चला इसका नाम सुरेश लोढ़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि उसने लाल सिंह के खेत में रात को सुरेश लोढ़ा को जाते हुए देखा था। अब पुलिस के लिए ये था कि एक तो रात को लोग सिंचाई करते हैं, तो किसानों का खेत में जाना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन सुरेश लोढ़ा का वहाँ पे ना कोई खेत ना और कोई काम, तो वो क्यों गया। और इसके बाद जैसे ही सुरेश लोढ़ा का नाम पुलिस के सामने आया, पुलिस को अचानक 1 साल पहले की कुछ कहानियाँ याद आ गई। जैसी वो कहानी याद आई, पुलिस ने सुरेश लोढ़ा को हिरासत में लिया और इसके बाद उससे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो सुरेश ने फिर पूरी कहानी बताई। कहानी ये थी कि सुरेश लोढ़ा उसी गांव में रहता था, सीधा साधा अपना परिवार, उसके परिवार में एक पत्नी, और ये लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये अपना काम करता था, इसकी पत्नी भी छोटे मोटे गांव में काम कर लेती थी, इससे घर का गुजारा सही से हो रहा था। इसकी पत्नी साल भर पहले उसी गांव के एक सरपंच थे, पूर्व सरपंच भंवरलाल, उनके घर पे काम किया करती थी। और एक बार ऐसी वो काम करने गई, घर में और कोई महिला थी नहीं। जो पूर्व सरपंच था भंवरलाल, उसने सुरेश लोढ़ा की पत्नी के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसके 2 लोग और थे, एक दिनेश यादव और एक लाल सिंह। ये 2 उसके ख़ास थे। इन दोनों ने भी फिर उसके साथ रेप किया। तो सुरेश लोढ़ा की पत्नी के साथ 3 लोगों ने एक ही दिन एक तरह से गैंग रेप किया। इस हादसे के बाद उसकी पत्नी को धमकी दी सरपंच ने, और उन दोनों ने कि अगर मुंह खोला तो बहुत बुरा अंजाम होगा, और इस धमकी के साथ कि वो खामोश रहेगी, उसे घर भेज दिया। सुरेश लोढ़ा की पत्नी घर आई, रोते हुए उसने अपने पति को सारी बात बताई। सुरेश को बहुत गुस्सा आया, वो कुछ करना चाहता था, लेकिन फिर पत्नी ने कहा कि तुम ही हमारी ज़िंदगी के आखिरी सहारा हो। फिर लोगों ने कहा चलो कानून की मदद लेते हैं। सुरेश लोढ़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने जाकर बताया कि मेरी पत्नी के साथ पूर्व सरपंच और उसके 2 साथियों ने गैंग रेप किया है। पुलिस ने सुरेश लोढ़ा की कंप्लेंट लिखने की बजाय उसे हड़काकर वापस भेज दिया। सुरेश लोढ़ा को अजीब लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गया। फिर पुलिस वालों ने उसे टरका दिया। धीरे धीरे वक्त बीता, न पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, न पूर्व सरपंच उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की।
और सुरेश अंदर ही अंदर तड़पता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद कानून, पुलिस मदद करेगी, उसकी बीवी के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन शायद पुलिस पूर्व सरपंच के दबाव में थी, या हो सकता था कि पूर्व सरपंच से उन्हें पैसे मिलते थे। लेकिन एक गैंग रेप की रिपोर्ट लिखने से पुलिस ने इनकार कर दिया। थोड़े दिनों तक तो सुरेश लड़ता रहा कि चलो शायद इंसाफ मिले, कभी रिपोर्ट लिख ले, कोई नया अफसर आए, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। आखिरकार सुरेश ने हिम्मत छोड़ दी। उसे लगा कि इससे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा और इस इंसाफ के लिए उसे खुद करना पड़ेगा कुछ। फिर उसने एक जानने वाले से पता करना शुरू किया। उसका एक दूर का जानने वाला था जो माइनिंग्स और इसके लिए जिलेटिन और डेटोनेटर बेचा करता था। उसने पूछा ये कैसे काम करता, उसने बताया। उसने कहा तुम मुझे दोगे? उसने कहा ठीक है। उसने ला कर दिया। 6 महीने पहले उसने पूर्व सरपंच भंवर लाल को मारने का प्लान बनाया। बाकायदा इसी तरीके से उसने ले जाकर वहाँ पे सब कुछ फिट कर दिया। धमाका भी हुआ लेकिन पूर्व सरपंच मौके पे कुछ मिनट के आगे पीछे पहुंचा तो धमाके में वो बच गया। लेकिन उसके निशाने पे 3 लोग थे दिनेश यादव, लाल सिंह और सरपंच। इसके बाद फिर उसने इंतज़ाम किया जिलेटिन और इसका, और अगला अब इसने टारगेट बनाया लाल सिंह को। उसे पता था कि रात को लाल सिंह सिंचाई के लिए खेत पे जाता है, मोटर ऑन करता है, उसका सिंचाई करता है, सब कुछ। ये 3 जनवरी की रात को जब तक बिजली थी तो सारे किसान थे खेत में। 2 बजे सब निकल गए। 3 बजे रात को पहुंचता है सुरेश, और वहाँ पे जहाँ पे ये मोटर था, जहाँ पे ऑन होता है और उसके बाद पंप से पानी आती, वहाँ ज़मीन में गड्ढा खोदता है, उसमें 7 जिलेटिन रखता है, डेटोनेटर रखता है, और फिर वायर के ज़रिए उनको मोटर पंप से कनेक्ट करता है। ऊपर से मट्टी दबा देता है सब दबाने के बाद। और अब ये था कि जैसे ही आप पंप का स्विच ऑन करेंगे धमाका होगा। ये सब 3 जनवरी की रात, 3 और 4 की सुबह ही वो करके ये सब कुछ लौट आता है। 4 जनवरी को लाल सिंह पहुंचता है खेत पर, और जाने के बाद जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, जिलेटिन और डेटोनेटर धमाके में, और इस धमाके में लाल सिंह के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस तरीके से सुरेश अपनी पत्नी के गैंग रेप का, जो 1 साल से वो पुलिस के पीछे था कि रिपोर्ट लिखे, उसे लगता है कि उसने बदला लिया। अब जब ये पुलिस को कहानी सुनाई उसने और बताया कि लाल सिंह को उसी ने मारा है, अब आधी तक तो ठीक था, पुलिस को लगा कि चलो केस सॉल्व कर दिया, लेकिन आधी कहानी अब पुलिस के खुद के लिए शर्मिंदगी की बात थी। अब अफसर भी नए थे, बात ऊपर तक पहुंची, क्योंकि एक इलाके में एक धमाके से एक शख्स का चीथड़ा उड़ा, तो अपने ऊपरी अफसरों को भी जवाब देना है, तो अब आपको बताना भी पड़ेगा मोटिव क्या, मकसद क्या है। तो जब आधी तो ये हुआ कि चलो केस सुलझा लिया, अपनी पीठ थपथपा रही पुलिस, लेकिन इस केस के पीछे मकसद क्या था, जब ये कहानी पुलिस को पता चली तो अब शर्मिंदगी की बारी थी। इसके बाद जो एसपी और बाकी लोगों ने फिर ऑर्डर दिया कि इस मामले की जांच की जाए। पता चला कि हाँ, 1 साल में कई बार आया था सुरेश और उसकी पत्नी रिपोर्ट लिखाने, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अब इस एक कत्ल के बाद एमपी की पुलिस जागी, और जो रिपोर्ट 1 साल पहले लिखनी थी अब लिखी है, और उसमें नामजद लिखी है पूर्व सरपंच के खिलाफ, दिनेश यादव के खिलाफ, और तीसरा उस शख्स के खिलाफ भी जो अब मर चुका है, लाल सिंह। इन तीनों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस जांच कर रही है। हो सकता है अब सरपंच और जो बाकी एक जिंदा बचा वो गिरफ्तार भी हो जाए। लेकिन यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि अगर यही चीज़ 1 साल पहले पुलिस ने कर लिया होता तो क्या सुरेश लोढ़ा को कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत पड़ती। हालांकि दूसरी लाइन ये भी कि हम में से किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, चाहे हालात कैसे हों। लेकिन यहाँ पे फिर मैं जो शुरू में बोला था कि कई बार सिस्टम जो है भी लोगों को मुजरिम और क्रिमिनल बना देती, और ये सुरेश लोढ़ा उसका एक जीता जाता एक एग्ज़ाम्पल है, एक मिसाल है। क्योंकि अगर पुलिस ने अपना काम उस वक्त किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। आज कहानी थोड़ी छोटी और शॉर्ट भी इसलिए कि
मैंने आपको शुरू में भी कहा था, थोड़ा आज हेडेक है और तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है तो मैंने कहा पूरी कर लूँ जब दफ्तर में आ ही हूँ। तो कहानी में तो इतना ही, लेकिन हाँ वो सिलसिला अपना आगे बढ़ा देते हैं। मनीष वर्मा पीलीभीत से, आज इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मनीष वर्मा एडवोकेट साहब। इसके अलावा सायमा सिद्दीकी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सायमा सिद्दीकी। और चांद शेख साहब जो इनके मंगेतर, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा पूजा प्रजापति, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और सुरेश जी ने भेजा, सुरेश प्रजापति ने, इनकी पत्नी है ये। सूरज महतो हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सूरज महतो साहब। और आपकी वाइफ हैं वंदना, उन्होंने भेजा है। सुखदेव जी हैं, बल्कि सुखा देवी जी हैं, ये 86 साल की हैं। और दादी हैं ये नरेंद्र सिंह नेगी जी की, आज इनका भी जन्मदिन है। तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से सुखा देवी जी, दादी जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। इसके अलावा नीलदीप प्रधान हैं झारखंड से, इनका भी आज जन्मदिन है। बीरेंद्र सिंह प्रजापति हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। ममता सच हैं आगरा से, आज इनका भी जन्मदिन है। आप लोगों को भी हैप्पी बर्थडे। आकाश कुमार गौतम और राहुल कुमार गौतम दोनों, अच्छा आकाश कुमार गौतम का आज बर्थडे है, राहुल कुमार गौतम जी ने भेजा है। इसके अलावा अर्जुन परमार जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अर्जुन। अकील अहमद का आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अकील, मुंबई से हैं ये। और मनजीत सिंह और तनप्रीत कौर, इनकी एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा जिनेंद्र डागा, इनका भी आज जन्मदिन है। और एकता डागा जी ने भेजा है सूरत से, ये इनके हस्बैंड हैं। इसके अलावा रवि सिंह शेखावत जी हैं, और रवि सिंह शेखावत साहब इसरो में साइंटिस्ट हैं। इनकी एक बिटिया है 2 साल की, श्रेया, और इन्होंने कहा है कि रॉकेट लॉन्च के ऊपर एक जो पूरी रिसर्च करके मैं कहानी सुनाऊं, इसरो से जुड़े हुए साइंटिस्ट की ज़िंदगी के बारे में बताऊं। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो रवि सिंह शेखावत साहब, वादा है आपसे, मैं जल्दी इस पे काम करके आपको सारी कहानियाँ डिटेल में सुनाऊँगा। इसके अलावा मोहम्मद हाशमी हैं, और इनकी वाइफ हैं हाशमी अफसाना। 6 जनवरी को इनकी एनिवर्सरी थी, तो बिलेटेड मैरिज, हैप्पी एनिवर्सरी। इसके अलावा जय सोंगर हैं मुंबई से। तरुण गाजा हैं अहमदाबाद से, एक स्टोरी इन्होंने भेजी है, ज़रूर सुनाता हूँ। आशा राइका हैं, मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान है बिहार से। इसके अलावा शुभम जैन हैं देहरादून से। NR चौधरी साहब हैं बीकानेर से। नगमा और वसीम अकरम हैं मुरादाबाद से, इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो बिलेटेड आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा आशीष प्रताप सिंह हैं, तो आप लोगों ने भी जो कहानी लिखी है वो भी ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही, और तबीयत ठीक रही तो कल फिर हाजिर होऊंगा, और अगर लगा कि ठीक नहीं है तो हो सकता कि ना हूँ, तो दुआ कीजिएगा कि कल सब कुछ ठीक रहे तो फिर से कहानी पे वापस आऊँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है, सर्दी भी है, ठंड भी है। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।